नमस्ते नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं, ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा बेहतरीन हैं। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत कर रही हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। सभी बच्चे, मेरा कमेंट्स नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है बेटा आपका कमेंट्स, सब बच्चों के कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं। तो सभी बच्चे मुझे बहुत अच्छे से सुन पा रहे होंगे, सभी बच्चे बहुत अच्छे से क्लास के साथ जुड़ गए हैं और क्लास को देख भी पा रहे होंगे। तो चलिए भाई, अपनी इस क्लास को अब हम शुरू कर लेते हैं। तो फाइनली सभी बच्चों को नमस्कार और सभी प्यारे साथियों को हमारा जय हिंद जय भारत। तो चलिए आइए क्लास को शुरू कर देते हैं। एक बार थम्स अप कर देंगे सारे बच्चे, अगर सब कुछ सही है तो मैं क्लास को फिर शुरू करने वाली हूँ। सारे के सारे बच्चे थम्स अप कर देंगे भाई प्यारे बच्चे, ठीक है। अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हो तो सभी बच्चे मुझे थम्स अप कर देंगे, है ना। हाँ जी, मैं सबको सुन पा रही हूँ, सबके कमेंट देख रही हूँ। कमेंट्स आप लोगों के भाग रहे हैं और रेल बना रखी है तुमने कमेंट्स की, बुलेट ट्रेन बना दी है, ठीक है। तो ग्रुप डी वाले बच्चों ने बुलेट ट्रेन का निर्माण कर दिया है कॉमेंट सेक्शन में। बहुत शानदार ये चीज़ होने वाली है, ठीक है। सबके मैसेज आ रहे हैं बच्चा, सबके आ रहे हैं। अब टॉपिक हम लोगों का चल रहा है सेल यानी कि कोशिका। तो चलिए आइए उसी टॉपिक के साथ हम लोग अपनी क्लास को शुरू कर रहे हैं। सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो भाई सेल ऑर्गेनल जिसको कहते हैं हम लोग कोशिकांग। तो कोशिकांग जो है इसमें हम लोग बात कर रहे थे किसकी। आपको मैंने गोल्गी बॉडी पढ़ा दिया, आपको मैंने लाइसोसोम पढ़ा दिया, आपको हमने बात कर ली थी माइटोकॉन्ड्रिया की, हमने बात कर ली थी सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन की। अब हम लोग बात कर रहे थे केंद्रक की। मैं आपको कल की क्लास में पढ़ा रही थी केंद्रक। केंद्रक जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं डीएनए और आरएनए को। तो केंद्रक की हम लोग बात कर रहे थे, न्यूक्लियस की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो अब मैंने आपको कल की क्लास में समझा दिया था कि केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी 1831 में। केंद्रक की संरचना मैं आपको पढ़ा रही थी। मैंने कहा था केंद्रक के 4 मुख्य भाग हैं जो आपको याद करने हैं। सबसे पहला भाग था न्यूक्लियर एनवलप, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हो, जो केंद्रक को चारों तरफ से घेरती है, ऐसी झिल्ली। फिर हमने बात करी थी कि केंद्रक के अंदर एक लिक्विड होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव। और फिर हमने बात करी थी क्रोमेटिन धागों की। जो केंद्रक है इसमें होते हैं धागे नुमा संरचना जो गुणसूत्र बनाती हैं, है ना। और हमने बात करी थी किसकी, केंद्रिका की। तो मैंने आप लोगों को 4 संरचनाएं जो थी वो कल की क्लास में केंद्रक की बता दी थी। तो केंद्रक की स्ट्रक्चर हम लोगों ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली थी, है ना। बस मुझे एक काम और बताना है आपको कि केंद्रक की संरचना से जो आपका एक पार्ट था जिसको आप कहते हो न्यूक्लियोलस, जिसको आप लोग क्या कहते हो, न्यूक्लियोलस, जिसको आप लोग न्यूक्लियोलस के नाम से जानते हो, जिसको आप लोग केंद्रिका कहते हो। इसका एक काम और है जो आपको याद करना है। तो बच्चा, कल की क्लास में हमने केंद्रिका की खोज किसने करी थी ये पढ़ लिया था। मैंने कहा था कि जो केंद्रक होता है, मान लो ये केंद्रक है, ये कोशिका है, ये कोशिका में केंद्रक है और ये केंद्रक के अंदर होती है एक छोटी सी स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं केंद्रिका, जिसको कहा जाता है केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस। तो ये जो न्यूक्लियोलस थी बेटा, ये क्या काम कर रही थी, तो ये कोशिका के अंदर प्यारे साथियों राइबोसोम को बांधने का काम करती है। तो इसका मेन काम आपको पूछेगा। हाँ जी, तो न्यूक्लियोलस के बारे में मैंने कल कहा था कि न्यूक्लियोलस की जो खोज थी वो किसने करी, कल की क्लास में आपने पढ़ा था। मैंने कहा था कल की क्लास में हम यहीं से शुरू करेंगे। तो आप लोग बताओगे फॉन्टेना ने, ठीक है। फॉन्टेना नाम के साइंटिस्ट थे, फॉन्टेना। तो इन्होंने क्या करा था प्यारे बच्चे, फॉन्टेना ने क्या करा था, न्यूक्लियस को खोजा था, ठीक है। अब ये जो केंद्रिका, ये केंद्रिका की खोज करी थी। मैम इसका कार्य क्या होता है केंद्रिका का, इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये राइबोसोम को जकड़ के रखने का काम करती है। केंद्रक के अंदर जो राइबोसोम है उनको बांधने का काम करती है। तो इसका काम होता है राइबोसोम को बांधना, राइबोसोम को बांधना, ठीक है। तो इसका काम होता है राइबोसोम को बांधना। तो राइबोसोम को जकड़ के रखने का काम करती है। तो इसका काम होता है बाइंडिंग राइबोसोम। ये राइबोसोम को बाइंडिंग करने का काम करती है। समझ में आई बात। तो इसका काम होता है राइबोसोम को जकड़ना या राइबोसोम को बाइंड करना। क्लियर, समझ में आ गई बातें अब आप लोगों को, बढ़े आगे। तो ये काम हो जाता है प्यारे बच्चे किसका, इसका
केंद्रिका का। तो अभी आप राइबोसोम क्या होते हैं, आ जाओ, इनको अब हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि जो हमारा केंद्रक होता है इसी के अंदर पाए जाते हैं डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो आप लोगों का जो केंद्रक होता है प्यारे बच्चे, इसके बारे में आप एक और पॉइंट लिखेंगे कि केंद्रक में डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। आप लोग लिखेंगे केंद्रक में डीएनए व आरएनए। ठीक है, डीएनए व आरएनए न्यूक्लिक अम्ल के रूप में पाए जाते हैं। इसमें बेटा न्यूक्लिक अम्ल के रूप में पाए जाते हैं। तो ये आपको पेपर में पूछता है कि पूरी कोशिका के अंदर जो डीएनए और आरएनए है वो कहाँ पाए जाते हैं। तो आप कहते हो डीएनए और आरएनए केंद्रक में मिलते हैं, केंद्रक के अंदर मिलते हैं डीएनए और आरएनए। कोशिका में केंद्रक और केंद्रक के अंदर डीएनए और आरएनए किस रूप में मिलते हैं, न्यूक्लिक अम्ल के रूप में मिलते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको पूछा जा सकता है कि कोशिका के अंदर डीएनए और आरएनए कहाँ होते हैं और किस रूप में होते हैं, किस एसिड के फॉर्म में होते हैं। तो डीएनए आरएनए एसिड है बेटा, कौन से एसिड है आप बताओगे, न्यूक्लिक एसिड है। तो आप बताओगे डीएनए एंड आरएनए, डीएनए एंड आरएनए आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ठीक है, कहाँ होते हैं भाई, न्यूक्लियस में होते हैं। इन द फॉर्म ऑफ, आप बताएंगे इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड की रूप में जो डीएनए और आरएनए होते हैं वो कहाँ होते हैं, आप बताते हो केंद्रक में। अब मैम यहाँ से हमें बस इतना बता दो कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है। बहुत दिन से तुम विचलित हो, बहुत दिन से तुम परेशान हो कि भैया डीएनए की फुल फॉर्म, और हमें इतना बता दो आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है ना। फिर हम इस डीएनए और आरएनए को जो डिटेल में पढ़ेंगे, मैंने आनुवंशिकी वाला आपको चैप्टर लिखवाया जेनेटिक्स, वहाँ पढ़ाऊंगी डीएनए और आरएनए को डिटेल में। तो जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे, आनुवंशिकी पढ़ेंगे, वहाँ डीएनए और आरएनए को डिटेल में पढ़ रहे होंगे, क्योंकि ये जेनेटिक्स का ही पार्ट है, आनुवंशिकी का पार्ट है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि डीएनए की फुल फॉर्म, बस इतना लिख लो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये होती है डीएनए की फुल फॉर्म, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखो आ रहा है ना नाम के आगे, न्यूक्लिक एसिड, तो मतलब ये न्यूक्लिक अम्ल होते हैं जो डीएनए और आरएनए है। तो लिखेंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो ये हो जाते हैं आप लोगों के क्या, डीएनए की फुल फॉर्म। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। अब आरएनए की फुल फॉर्म पूछे तो बताओगे राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो देखो आ गया नाम के साथ न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आप लोग बताएंगे राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो राइबो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है ये किसका नाम है, आप बताकर चलते हो आरएनए की फुल फॉर्म, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। समझ में आई बात। तो राइबो न्यूक्लिक अम्ल किसको कहते हैं, आरएनए की फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। बता दो किसी बच्चे को कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत हो तो। मैम हिंदी में क्या कहते हैं इन्हें, बेटा ये हिंदी में भी ऐसे ही रहेंगे और इंग्लिश में भी ऐसे ही रहेंगे। जब कभी भी इनका नाम पूछा जाता है तो आप लोगों को इस तरीके से पूछा जाता है, इसको सही कर लेना, डी है, डाई नहीं है, डी। ठीक है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ऐसे हिंदी में लिखाएगा और राइबो न्यूक्लिक एसिड ऐसे हिंदी में लिखाएगा। ये दोनों डीएनए और आरएनए की ही फुल फॉर्म होती हैं और इनको हिंदी में भी डीएनए और इंग्लिश में भी डीएनए और आरएनए ही कहते हैं। तो डीएनए और आरएनए को अब हम बाकी पढ़ेंगे जेनेटिक वाले चैप्टर में। फिलहाल आपने जान लिया कि ये कहाँ होते हैं, केंद्रक में। आ जाओ अगले कोशिकांग की बात कर ली जाए। प्यारे बच्चे, केंद्रक की कहानी खत्म। केंद्रक से इतना याद करना है, केंद्रक जो होता है ये भी एक दोहरी झिल्ली का कोशिकांग है, इस बात को भी याद रखना। चलो लिख लो यहीं पर, है ना, अगला पॉइंट केंद्रक के बारे में। तो केंद्रक भी कैसा कोशिकांग होता है, दोहरी झिल्ली नुमा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पर 2 झिल्ली थी, ऐसे केंद्रक पर भी 2 झिल्ली होती हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं कि केंद्रक दोहरी झिल्ली का कोशिकांग है, दोहरी झिल्ली नुमा। ठीक है, दोहरी झिल्ली नुमा कोशिकांग है। तो केंद्रक जो होता है इसके चारों तरफ भी क्या होती है, 2 झिल्ली हैं।
ठीक है, दोहरी झिल्ली नुमा कोशिकांग है। न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस जो होता है ये क्या है बच्चा, डबल मेम्ब्रेन होता है जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस जो होता है ये कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन वाला होता है, आप लोग याद रखोगे, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब बताओ कोई दिक्कत किसी बच्चे को, न्यू चैप्टर जल्दी शुरू होने वाला है, पहले सेल को तो कंप्लीट कर लो आप लोग, ठीक है, कल मैंने बता दिया था, ठीक है बेटा, वो भी मैंने अभी भी बताया है कि केंद्रक दोहरी झिल्लीनुमा कोशिकांग है। तो अब आ जाओ अगले सेल ऑर्गेनल की तरफ बढ़ते हैं। अगला कौन सा होगा भाई, राइबोसोम। तो हेडिंग डाल दीजिएगा राइबोसोम, हेडिंग डालेंगे अब हम राइबोसोम की, ठीक है, हेडिंग डालेंगे अब हम किसकी प्यारे बच्चे, राइबोसोम। अब बात करने वाले हैं हम लोग राइबोसोम की। तो जो राइबोसोम होता है, आइए इसके बारे में बात करेंगे। राइबोसोम, आपसे पूछेगा किसने राइबोसोम को खोजा था, किसने राइबोसोम की खोज करी थी, डिस्कवरी किसने करी थी। तो आप लोग बताकर चलते हैं कि राइबोसोम जो है अगला कोशिकांग है बेटा, केंद्रक के बाद जो दूसरा कोशिकांग आएगा अब वो राइबोसोम है। राइबोसोम की खोज किसने करी थी तो बताओगे, पेलाडे ने करी थी। किसने, पेलाडे नाम के साइंटिस्ट ने। तो पेलाडे आप लोग बताकर चलते हो, पेलाडे ने करा था राइबोसोम को डिस्कवर, ठीक है। किसमें करा था, तो ऐसा बोला जाता है कि पादप कोशिका में, पादप कोशिका में, प्लांट सेल के अंदर, ठीक है, प्लांट सेल, पादप कोशिका के अंदर जो राइबोसोम है इसको खोजा था किसने, पेलाडे ने, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैम इसके क्या क्या नाम हो सकते हैं। राइबोसोम के भी बहुत सारे नाम हैं, तो राइबोसोम के क्या क्या नाम हो सकते हैं तो आप लोग बताकर चलते हो कि जो राइबोसोम होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री। तो आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है, क्या कहेंगे बेटा, प्रोटीन फैक्ट्री, यानी कि प्रोटीन की फैक्ट्री हम लोग किसको कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री हम लोग किसको कहते हैं। तो आप लोग बताते हैं कि प्रोटीन की जो फैक्ट्री होता है वो राइबोसोम को कहते हैं। तो कभी भी इसका नाम आपको पूछे तो इसी को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है बेटा। तो आपको पूछ सकता है कि कौन से कोशिकांग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। दूसरा, इसका और क्या नाम हो सकता है, तो इसका जो दूसरा नाम है वो आप लोग बताकर चलते हैं कि इसी को आप लोग कोशिकांगों का कोशिकांग कहते हैं, यानी कि ये कोशिकांगों के अंदर पाया जाने वाला कोशिकांग, इसको आप लोग कहते हो कोशिकांगों का कोशिकांग, ठीक है। तो कोशिकांगों का कोशिकांग किसको कहते हैं, आप लोग बताएंगे, कोशिकांगों का या कोशिकांगों में कोशिकांग इसको कहते हैं, ठीक है, कोशिकांगों में कोशिकांग कहते हैं भाई इसको। तो ये भी आपको पूछ सकता है कि कौन सा कोशिकांग ऐसा है, कौन सा सेल ऑर्गेनल ऐसा है, विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज सेल ऑर्गेनल विद इन सेल ऑर्गेनल, कौन सा कोशिकांगों में कोशिकांग है तो कहोगे राइबोसोम। तो इसको कहा जाता है ऑर्गेनल, ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल, ठीक है, इसको कहते हैं ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल। तो इसका क्या मतलब हुआ मैम, कोशिकांगों में कोशिकांग का मतलब क्या हुआ। तो चलो बात करते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए ये आप लोगों की कोशिका है, यही समझकर चलेंगे, मान लो ये आप लोगों की कोशिका है। अब इस कोशिका की जब हम लोग बात करते हैं बेटा तो आपको पता है इसमें केंद्रक होता है जो आप पढ़ चुके हो, केंद्रक एक कोशिकांग है, आप पढ़ चुके हो, आपने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिकांग है, सूत्रकणिका जिसको कहते हैं बेटा आप पढ़ चुके हो उसके बारे में, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा है कि दूसरे भी कोशिकांग जैसे गोल्गी का है आपने पढ़ा है, ये सब। तो ये भी एक कोशिकांग और ये भी एक कोशिकांग, और दोनों में ही हमने पढ़ा है कि राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम यहाँ भी थे, केंद्रिका बांध के रखने का काम करती थी राइबोसोम को, तो राइबोसोम यहाँ भी थे प्यारे बच्चे, क्लियर। और राइबोसोम इसके अंदर भी थे प्यारे बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया में। मैंने कहा था माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा कोशिकांग है जिसके पास क्या होती हैं, अपने राइबोसोम और डीएनए होता है। जॉर्ज पेलाडे ने की थी मैम इसकी खोज, हाँ जी बेटा पेलाडे ही तो लिखा हुआ है, आप जॉर्ज पेलाडे बोल दो या पेलाडे बोल दो, नाम पेलाडे याद रखना है ना। तो आप लोग बताएंगे पेलाडे ने क्या करा था, राइबोसोम को खोजा था, पेलाडे ही लिखा हुआ है, ठीक है। आपको केवल जॉर्ज नहीं देगा, जॉर्ज पेलाडे देगा या पेलाडे देगा, समझ में आई बात, तो आप पहचान लोगे।
क्लियर। अब आगे बात करेंगे। अब हमने बात करा कि मैम ये कोशिकांगों में कोशिकांग है, तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद एक कोशिकांग है, केंद्रक खुद एक कोशिकांग है, और उनके अंदर भी क्या मिल रहा है, राइबोसोम, और राइबोसोम यहाँ भी है, पूरी कोशिका में ऐसे फैला हुआ है, ये भी राइबोसोम है। तो राइबोसोम खुद एक कोशिकांग भी है और ये दूसरे कोशिकांगों के अंदर भी बैठा हुआ है, तो इसीलिए इसको कोशिकांगों में कोशिकांग कह देते हैं। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट इसके बारे में क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि प्यारे बच्चे इसको सर्वव्यापी कोशिकांग भी कहते हैं, इसको सर्वव्यापी कोशिकांग भी कहा जाता है, सर्वव्यापी कोशिकांग। ठीक है, कोशिकांग, इसको सर्वव्यापी कोशिकांग कहते हैं। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, सर्वव्यापी कोशिकांग मतलब ये यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल है। यूनिवर्सल मैम, यूनिवर्सल का मतलब ये सारी कोशिकाओं में पाया जाता है, तो यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल इसको कहते हैं। ठीक है, इसको यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल के नाम से भी जाना जाता है, ये आप याद रखोगे। भाई ये सब में है, सारी कोशिकाओं में है, चाहे आपने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा था, चाहे आपने यूकैरियोटिक सेल पढ़ा। आपने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल अविकसित कोशिकाएं जीवाणु में होती है, उसमें भी पाए जा रहे थे ये, और आपने पढ़ा था यूकैरियोटिक कोशिका, ये उसमें भी पाए जा रहे थे। तो चाहे प्रोकैरियोटिक चाहे यूकैरियोटिक सारी कोशिकाओं में मिलते हैं ये। ठीक है, जबकि अभी तक आपने जो चीजें पढ़ी थी उनमें से बहुत सी ऐसी थी जो प्रोकैरियोटिक में नहीं थी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया मैंने लिखवाया था नहीं होता प्रोकैरियोटिक में, गोल्गी बॉडी नहीं होता प्रोकैरियोटिक में, जब अंतर कराया था दोनों सेल में तभी बता दिया था। ठीक है, तो ये सब में पाए जाते हैं प्यारे बच्चे, याद रखोगे। ठीक, अब आ जाओ आगे बात करते हैं। जो ये राइबोसोम होते हैं इनके बारे में और भी आपको पॉइंट पढ़ने हैं। ये जो राइबोसोम होते हैं मैम, इनके बारे में हमने बात करी, तो ये राइबोसोम क्या काम करते हैं, इनका काम भी आपको पूछा जाता है। तो मैंने कहा ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, तो दैट्स मीन इनका जो ये प्रोटीन की फैक्ट्री कहे जाते हैं, तो इसका मतलब ये किसका संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन का। किसका संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन का। डबल आवाज आ रही है? दबी हुई आवाज आ रही है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, दबी हुई आवाज कैसे आ जाएगी बेटा, दबी हुई आवाज कैसे आ सकती है? आवाज तो बिल्कुल सही आ रही है बेटा। आवाज तो बिल्कुल सही आ रही है। ठीक है, आ जाओ आगे बात करते हैं। बेटा इनकी खोज का ईयर नहीं पूछा जाएगा आपको बायोलॉजी में, जहां ईयर पूछा जाता है वो मैं बताती हूँ। कोशिका की खोज का ईयर दिया होता है उसको आपको पढ़ना है, केंद्रक की खोज का ईयर दिया हुआ होता है उसको आपको पढ़ना है। आगे जितने भी होंगे, जैसे चेचक के टीके की खोज पूछी जाती है, तो इनके खोज नहीं आपको कभी भी पूछी जाती है। ठीक है, ईयर नहीं पूछा जाता है कभी भी आप लोगों को। आवाज बिल्कुल सही चल रही है, आ जाओ अब आगे बात करते हैं। अब हमने पढ़ा कि ये जो राइबोसोम होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है, राइबोसोम क्या काम करते हैं, इनका कार्य, इनका जो कार्य है वो क्या है, तो ये प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चे, इनका काम होता है प्रोटीन संश्लेषण, ये कर रहे होते हैं प्रोटीन संश्लेषण, तो इनका काम होता है प्रोटीन संश्लेषण, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो इनका जो काम होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस, इनका काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं। ठीक है, अब राइबोसोम जो है ये सबसे छोटे कोशिकांग माने जाते हैं, सबसे छोटे कोशिकांग है, तो ये प्यारे बच्चे याद रखोगे, सबसे छोटे कोशिकांग होते हैं कोशिका के अंदर, सबसे छोटे कोशिकांग है बेटा। ठीक है, तो आप लोग बताकर चलते हो ये होते हैं स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल, तो कोशिका के अंदर सबसे छोटे कोशिकांग स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल इनको कहा जाता है, तो सबसे छोटे कोशिकांग होते हैं जो राइबोसोम है। अब मैम राइबोसोम सबसे छोटे हैं, तो सबसे बड़े भी तो लिखवाओ, तो बिल्कुल आ जाओ, यहाँ पर आप नोट करके लिखेंगे, सबसे बड़ा आपको पूछ ले। अब बड़े के बारे में आपको पूछना है बेटा, अगर जंतु कोशिका की बात की जाए, जंतु कोशिका की, अगर आपको पूछे कि जो जंतु कोशिका होती है एनिमल सेल होती है, ठीक है, इसके अंदर सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, जंतु कोशिका की बात कर रहे हैं, एनिमल सेल की, तो जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक है, केंद्रक सबसे बड़ा है। ठीक है,
केंद्रक सबसे बड़ा कोशिकांग है, सबसे बड़ा कोशिकांग है, ठीक है। तो जब जंतु कोशिका की बात करेंगे तो केंद्रक सबसे बड़ा कोशिकांग है जंतु कोशिका का। आप लोग बताएंगे बिगेस्ट ऑर्गेनल है न्यूक्लियस, ठीक है। आप लोग बताकर चलते हो न्यूक्लियस इज बिगेस्ट, न्यूक्लियस इज बिगेस्ट। तो सबसे बिगेस्ट कौन हो जाएगा जंतु कोशिका में? केंद्रक, न्यूक्लियस। लेकिन मैम पादप कोशिका की जब बात करेंगे तो पादप में पूछ सकता है आपको कौन सबसे बड़ा है, तो आप लोग बताकर चलते हो पादप की बात। तो पादप कोशिका में जब आपको पूछे, पादप की कोशिका में जब आप लोगों को पूछेगा, यानी कि प्लांट सेल में जब आप लोगों को पूछा जाएगा, तो आप कहेंगे कि पादप में सबसे बड़ा कोशिकांग है रिक्तिका, ठीक है। रिक्तिका जिसको अभी पढ़ोगे तो रिक्तिका सबसे बड़ा होता है, ठीक है। रिक्तिका सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कोशिकांग है। समझ में आ गई बात? तो रिक्तिका सबसे बड़ा कोशिकांग है किसके अंदर? आप लोग बताकर चलते हो पादप कोशिका में। तो वैक्यूल जो होता है ये सबसे बड़ा माना जाता है प्लांट सेल में। वैक्यूल इज बिगेस्ट, ठीक है। समझ में आई बात? बोलो। तो जब आप लोग पादप कोशिका की बात कर रहे हैं तो पादप में रिक्तिका सबसे बड़ा है। जब आप लोग जंतु कोशिका की बात कर रहे हो तो जंतु कोशिका में केंद्रक सबसे बड़ा है, ठीक है। मैम आपने तो अंडाणु बताया, भैया अंडाणु एक कोशिका है बेटा, हम यहाँ कोशिकांगों की बात कर रहे हैं, कोशिका की बात नहीं कर रहे। सबसे बड़ी कोशिका तो हम इंसानों में अंडाणु है, सबसे छोटी शुक्राणु है बेटा, वो कोशिका है। हम यहाँ कोशिकांगों की बात कर रहे हैं, सेल ऑर्गेनल की, ठीक है। मान लो ये एक कोशिका है तो सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु कोशिका है, लेकिन अब हम इसके अंदर के भागों की बात कर रहे हैं कि इसके अंदर जितने भी भाग हैं उनमें सबसे बड़ा कौन है, उनमें सबसे छोटा कौन है। ये है प्यारे बच्चे, ठीक है। क्लियर? समझ में आई बात? तो आपको बताना है कि कोशिकांग कौन सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा। तो दोनों में सबसे छोटा तो राइबोसोम ही है, सबसे छोटा कोशिकांग है। हमने कोशिकांग की बात करी, कोशिका की नहीं, कोशिका अलग है, कोशिका के अंदर होते हैं कोशिकांग तो भाई, है ना। और जंतु कोशिका में सबसे बड़ा केंद्रक और पादप कोशिका में सबसे बड़ा वैक्यूल, ठीक है। समझ में नहीं आई बात? मच्छर आया था अभी, थोड़ी देर में फिर आएगा। हाँ जी प्राची, बिल्कुल बेटा बिल्कुल पूछ सकते हो। आओ अब हम आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कि राइबोसोम जो होता है इसकी कितनी यूनिट होती हैं, राइबोसोम की कितनी यूनिट होती हैं। तो आइए राइबोसोम के बारे में और भी बातें हमें करनी है। अगर आप लोग बात करते हो राइबोसोम के प्रकार, राइबोसोम के प्रकार, टाइप्स ऑफ राइबोसोम। मैम राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? तो जब हम टाइप्स ऑफ राइबोसोम की बात करते हैं तो राइबोसोम आप लोग जानते हो दो तरीके के होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं? एक आप बताकर चलते हैं कि राइबोसोम होते हैं छोटे वाले 70S वाले, और एक आप बताकर चलते हो बड़े वाले 80S वाले, ठीक है। तो राइबोसोम दो होते हैं, 70S और 80S। अच्छा मैम यहाँ पर जो 70S राइबोसोम है ये कौन सी कोशिका में पाए जाते हैं? तो ये छोटी वाली कोशिका में होते हैं, ये पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। ये किस में मिलते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। प्रश्न आ जाएगा आप लोगों को कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है इसमें किस प्रकार के राइबोसोम है। तो आप लोग बताओगे कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है इसमें पाए जाते हैं छोटे वाले राइबोसोम। भाई ये छोटी वाली कोशिका है, जीवाणु में होती है, तो इसके अंदर कौन से राइबोसोम पाए जाते हैं? आप बताते हो प्रोकैरियोटिक कोशिका में छोटे वाले राइबोसोम देखने को मिलते हैं, ठीक। और मैम ये 70S के बाद जो 80S हैं ये किस में मिलते हैं? तो ये आपको यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलते हैं। आप लोग बताओगे कि ये यूकैरियोटिक में देखने को मिलेंगे, तो ये देखने को मिलते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर। यूकैरियोटिक सेल जो बहुकोशिकीय जीवों में होती है, ठीक है। यूकैरियोटिक जो बहुकोशिकीय, कैरियोटिक जो बहुकोशिकीय जीवों के अंदर होती है, तो यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। समझ में आ गई बात? अब मैडम जी यहाँ पर दो चीजें हमें दिख रही हैं, एक 70S राइबोसोम है ना, और एक 80S राइबोसोम है। अब मैम अगर 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम को देखें तो ये भी छोटी छोटी उप इकाइयों से बने हैं, ये भी छोटी छोटी यूनिट से बने हैं। सबसे पहले तो मैम ये जो S है, ये जो S है ये क्या होता है? ये एस क्यों लिखा हुआ है? एस का मतलब क्या है?
तो एस का मतलब होता है सेव्ड बर्ग, एस का मतलब होता है सेव्ड बर्ग, एस का मतलब क्या है भाई, सेव्ड बर्ग, इसको कहते हैं हम लोग सेव्ड बर्ग। तो ये है सेव्ड बर्ग बेटा। मैम इसका मतलब, तो ये सेव्ड बर्ग जो है ये आप यूनिट समझ सकते हो, इसको आप इकाई मान सकते हो राइबोसोम की। और ये एक साइंटिस्ट का भी नाम है बेटा सेव्ड बर्ग, जिन्होंने राइबोसोम की ये 2 यूनिट बताई थी। तो इसीलिए सेव्ड बर्ग एक यूनिट है, या ऐसा मान सकते हो कि एक ऐसे साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने बताया था कि राइबोसोम 2 तरीके के हैं, 70 और 80। इसलिए इनके नाम के नीचे एस लगाकर लिख देते हैं। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आएगा कि राइबोसोम के अंदर एस का मतलब क्या होता है, तो एस का मतलब होता है सेव्ड बर्ग। आप लोग बताकर चलोगे एस का मतलब होता है सेव्ड बर्ग। ठीक है, समझ में आ गई, जो कि एक यूनिट होती है या जो कि एक इकाई होती है। अब बात करते हैं कि जो राइबोसोम होते हैं मैम, इनके अंदर आपको 2 यूनिट देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम 70s राइबोसोम की बात करते हैं तो ये 2 तरीके की उप इकाइयों से मिलकर बने हैं। इनके अंदर आपको 2 उप इकाइयां देखने को मिलती हैं, इनके अंदर आपको 2 सब यूनिट देखने को मिलती हैं। तो आपको पेपर में पूछेगा कि ये जो राइबोसोम होते हैं छोटे वाले, इनमें कौन कौन सी सब यूनिट हैं जो देखने को मिलती हैं। तो ये 70s राइबोसोम जो हैं ये 2 इकाइयों से मिलकर बने हैं, उनको कहते हैं उप इकाई। अब मैम ये 2 उप इकाई कौन कौन सी होती हैं आप बताओगे। एक होती है 50s और एक होती है आप बताओगे 30s। तो ये 2 उप इकाइयां हैं जो राइबोसोम को बनाती हैं। कौन से राइबोसोम को, 70s प्रकार के राइबोसोम को। अब आप कहोगे मैम 50 और 30 तो 80 होता है, आपने तो यहाँ 70 लिख रखा है, तो कैसे 70 हो गया ये। तो जब 50 यूनिट और बेटा ये आपकी 30 यूनिट जब आपस में मिलती है, ये छोटी यूनिट है, उप इकाइयां हैं। उप इकाई का मतलब छोटी छोटी यूनिट, मतलब 70s राइबोसोम 2 चीजों से मिलकर बना है। मान लो ये 50 यूनिट है, ये 30 यूनिट है, जब इन दोनों को मिलाया गया तभी बने थे 70s प्रकार के राइबोसोम। तो मैम इसमें 50 और 30 तो 80 है, 70 कैसे रहा। तो बेटा जब ये दोनों जुड़ते हैं, जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो यहाँ पर दोनों के जुड़ने पर जो 70s बनेगा। मैम क्यों बनेगा, क्योंकि 10 यूनिट जो होता है वो स्पैंड हो जाती है, 10 यूनिट खर्च हो जाती है दोनों के जुड़ने में, 10 यूनिट जो हो जाती है वो खर्च हो जाती है। तो दोनों के दोनों जब आपस में जुड़ेंगे तो जुड़ने में 10 यूनिट जो है एनर्जी में चली जाती है, जुड़ने में स्पैंड हो जाती है, खर्च हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर 10 यूनिट का आपको लॉस होता है। तो ये क्या हो जाती है, स्पैंड हो जाती है बेटा, इसीलिए बचती है 70। तो जब आप 50 और 30 यूनिट को जोड़ते हो तो मिलकर कौन से राइबोसोम बनेंगे, 70s राइबोसोम बनेंगे। इसको नोट करना है, ठीक है। आ जाओ, अब 80 वाले की बात चलती है। मैम 80s प्रकार के राइबोसोम, इनके पास भी कुछ उप इकाइयां होती हैं, तो भाई बिल्कुल होती हैं। इनके पास भी आप लोगों को सब यूनिट देखने को मिलती हैं। मैम कौन कौन सी सब यूनिट होती हैं यहाँ पर 80s के अंदर, तो आप लोग बताकर चलते हो कि ये जो 80s राइबोसोम है इनके पास भी 2 सब यूनिट होती हैं। मैम कौन कौन सी होती हैं, तो 80s प्रकार के राइबोसोम थोड़े बड़े होते हैं, तो इनको बनाने के लिए बड़ी यूनिट हम लोग लगाते हैं। कौन कौन सी यूनिट लगती है, एक तो 60s की लगती है, एक 40s की लगती है। अब आप कहोगे 60 और 40 तो 100 हो रहा है, ये तो मैम 100 बैठ रहे हैं, आपने कहा 80 बनाना है हमें। तो सेम यहाँ भी यही होता है कि जब 60 और 40 आपस में जुड़ते हैं तो 80 का निर्माण करते हैं। मैम 20 कहाँ चली गई, 20 यूनिट का यहाँ पर क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, 20 यूनिट जो है यहाँ पर खर्च हो जाती है। तो ये बड़े राइबोसोम है, बड़े राइबोसोम होते हैं प्यारे बच्चे। तो आप लोग बताते हो जब ये दोनों जुड़ेंगे तो यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा लगती है, जिस वजह से 20 यूनिट यहाँ पर लॉस हो जाती है, बचता है आपके पास 80। तो ऐसे भी पेपर में आता है कि जब 80s राइबोसोम बनते हैं तो इनको बनाने वाली कौन कौन सी 2 उप इकाइयाँ होती हैं, कौन सी 2 उप इकाई 80s राइबोसोम को बनाती है। तो आप आंसर करके आओगे 60 और 40, ठीक है। क्योंकि कई बच्चे वहाँ मैथ्स को लगाएंगे, मैथ्स का फॉर्मूला कि भैया 60 और 40 तो 100 बैठ रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। जहाँ पे 60 और 20 दे रखा होगा उसको लगाया होगा 80 बैठेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग ही पंगा है, याद रखना 80 राइबोसोम तब बनते हैं जब वहाँ पर 60 और 40 की सब यूनिट जुड़ती हैं। सेम वैसे ही 70 जब बनते हैं जब 50 और 30 की सब यूनिट जुड़ती हैं, है ना। समझ में आ गई बात, क्लियर। दीपक क्या पूछ रहे हो बेटा,
हाँ बेटा, एनटीपीसी के बैच से भी आप कर सकते हो, ठीक है। उप इकाई प्यारे बच्चे जो होगी यहाँ पर आप लोग याद रखोगे। अच्छा, यहाँ ई नहीं हुआ, मैं वो लो तो इसको लिख लो, लिखा हुआ है बेटा नीचे, लो उप इकाई, ठीक है, नीचे लिखा हुआ है उप इकाई। समझ में आ गई बात? चलो, है ना। अब चलें आगे। अभिषेक, 70 वाला क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। हाँ बेटा आता है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ ये प्रश्न आपको पेपर में आते हैं, ठीक है। आपने लिख लिया? चलो, हाँ जी स्वाति बच्चा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। अब चलते हैं कि भाई आप लोगों का जो राइबोसोम था, इससे इतने फैक्ट आप लोग पढ़कर चलेंगे। अब मैम कैसा दिखता है राइबोसोम, ये तो बहुत ज़रूरी है आप हमें दिखाएं, क्योंकि पेपर में आएगा, तभी तो हम बता पाएंगे कि कैसा होता है राइबोसोम। तो ये है राइबोसोम बेटा, ये होता है राइबोसोम। ये वाली जो नीचे की तरफ दिख रही है, ये राइबोसोम की छोटी इकाई होती है, ये राइबोसोम की छोटी इकाई है, स्मॉलेस्ट सब यूनिट है। और ये जो लाल रंग में दिख रहा है तुम्हें बड़ा बड़ा, ये राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट है, बड़ी इकाई है। तो ये बड़ी इकाई होती है, बड़ी उप इकाई है, ठीक है। और ये जो नीचे की तरफ दिख रही है, ये नीचे, ये होती है छोटी उप इकाई। इस तरीके से दो उप इकाइयां होती हैं जो आपके राइबोसोम को बनाने का काम करती हैं, ठीक है। अब राइबोसोम जो होता है, इनके अंदर एक चेन होती है बेटा, चेन, एक चेन के जैसी संरचना, ठीक है। तो कहाँ है वो चेन, देखो ध्यान से, ये रही, ये रही, ये जो एक चेन के जैसी संरचना बन रही है, ये। तो आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि ऐसे डायग्राम दे देगा आपको राइबोसोम पे, और कहेगा कि बताइए ये जो राइबोसोम होते हैं, इनके अंदर एक श्रृंखला पाई जाती है, ये श्रृंखला किसकी होती है। तो ये चेन दिख रही है तुम्हें, एक श्रृंखला दिख रही है, ये श्रृंखला यानी कि ये जो चेन होती है बेटा, ये mRNA की होती है, मैसेंजर आरएनए की। mRNA बोले तो मैसेंजर आरएनए, तो यहाँ ये पूरा आरएनए जुड़ा हुआ है, जो आपके जो ये होते हैं राइबोसोम, इसमें एक श्रृंखला की तरह काम करता है, एक चेन की तरह। तो राइबोसोम की जो दो उप इकाइयां हैं, आपको दिख रहा है, ये छोटी उप इकाई है, ये बड़ी उप इकाई है, ये दोनों किससे जुड़ी हुई होती हैं, तो भैया छोटी उप इकाई, समझ में आ रही है बात, छोटी उप इकाई जो होती है और बड़ी उप इकाई जो होती है, ये कैसे जुड़ी हुई होती है मैडम जी, तो आप कहोगे ये मैसेंजर आरएनए की श्रृंखला द्वारा जुड़ी होती है, यानी इनको जोड़ने का काम कर रहा है मैसेंजर आरएनए, दिख रहा है। तो यहां पर आप बताओगे दोनों के बीच में होता है एमआरएनए, एमआरएनए जो होता है राइबोसोम की छोटी और बड़ी उप इकाई को जोड़ने का काम करता है ना। तो ये डायग्राम आप अच्छे से याद करोगे, ये आपको पूछेगा। अच्छा, राइबोसोम के अंदर कौन कौन से आरएनए होते हैं, तो दो आरएनए यहाँ पर फंक्शनल होते हैं, एक तो एमआरएनए दिख ही रहा है, एक होता है टीआरएनए। टीआरएनए टीआरएनए कौन सी उप इकाई में देखने को मिलता है, बड़ी उप इकाई में, दिख रहा है। जो टीआरएनए है ये कौन सी उप इकाई में देखने को मिलता है, बड़ी उप इकाई में। और दोनों उप इकाइयों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, आपको दिख रहा है मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए क्या काम करता है, उप इकाई को जोड़ता है, इस पॉइंट को ऐड ऑन कर लेना, उप इकाई को जोड़ता है। राइबोसोम के अंदर इस पॉइंट को आप लोग ऐड ऑन कर लेंगे, ज्वाइंट करता है सब यूनिट को, ज्वाइंट सब यूनिट। तो राइबोसोम के अंदर कौन सी संरचना दोनों उप इकाइयों को जोड़ती है, आप कहेंगे प्यारे बच्चे, बेटा कल तो क्लास नहीं होगी, सैटरडे में क्लास नहीं होती है, बट सैटरडे में आप क्विज लगाओगे, जिस टाइम आपकी क्लास चलती है उसी टाइम आपको बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस में मिलेंगे जहां से आपको उनकी क्विज लगानी है। तो सैटरडे में आप लोगों की क्लास नहीं होती, बट आप क्विज लगाते हो उस टाइम पर, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्लियर है ना। तो ऐसे करके आप बात बताते हो। तो फिलहाल आप लोग बताकर चलते हो कि यहाँ पर आप लोगों के मैसेंजर आरएनए दोनों को उप इकाइयों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और टीआरएनए जो होता है बड़ी उप इकाई से जुड़ा रहता है, ये बड़ी उप इकाई है लाल रंग की, और ये ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है ये टीआरएनए होता है, ठीक है। जबकि जो राइबोसोम है ये आरआरएनए का निर्माण कर सकते हैं, आरआरएनए होता है राइबोसोमल आरएनए, जिससे प्रोटीन बनती है। देखो ये रे अमाइनो एसिड, तो यहाँ पर इसको आप आरआरएनए बताकर चल सकते हो। ये प्रोटीन है, प्रोटीन मैंने कहा था ना प्रोटीन का निर्माण करते हैं ये, तो ये प्रोटीन बना रहा है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ प्रोटीन बना रहा है, ये प्रोटीन बन रही है। बेटा क्विज उसी टाइम होगी जिस टाइम आपकी जो क्लास होती है, जैसे बायोलॉजी की क्लास 5 बजे होती है, तो 5 बजे आप क्विज लगाओगे बायोलॉजी वाली, ठीक है। चलो
आगे बात करते हैं भाई, राइबोसोम हो गया खत्म। अब चलते हैं अगले डायग्राम की तरफ, अगले कोशिकांग की तरफ। तो अभी तक आप लोगों ने क्या क्या कर लिया? कल मैंने लाइसोसोम पढ़ा दिया था, गोल्गी बॉडी पढ़ा दी थी, माइटोकॉन्ड्रिया कर लिया है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन कर लिया है, केंद्रक कर लिया है, राइबोसोम कर लिया है। आज वो बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अगला जो कोशिकांग होगा ER, जिसको कहते हैं हम लोग ER। ER बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिक्यूलम। बेटा जो मैं डायग्राम को दिखाकर आपको पॉइंट लिखती हूँ ना, मैं अपने आप बता रही हूँ, देखो बार बार नहीं बताना पड़ेगा आप लोगों को। जैसे मैंने अभी राइबोसोम का डायग्राम दिखाया और वहां मैंने इंपॉर्टेंट तुम्हें फैक्ट बताए, तो उनको भी नोट्स के साथ साथ आप लोग लिख लिया करो, ठीक है? और उनको भी आप लोग अपने नोट्स में ऐड ऑन करते चला करो, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी और एक एक फैक्ट आप लोगों का आपकी कॉपी में लिखा हुआ हो। तो जैसे मैंने अभी कहा था आप लोगों को बार बार कि राइबोसोम को, 2 राइबोसोम की यूनिट को जोड़ने का काम कौन करता है? मैसेंजर RNA। लिख दिया था मैंने वही लाइन, तो उस लाइन को आप अपने नोट्स में लिख लेंगे, ठीक है? और जैसे tRNA आपका जुड़ा हुआ होता है बड़ी यूनिट से, मैंने आपको वहां दिखाया था, उसको आप अपनी उसके अंदर लिख लेंगे, ठीक है? क्लियर? आ जाओ, अब हम आगे बात करते हैं। तो अब बात करते हैं अंतः द्रव्य जालिका की। अब बात करेंगे बच्चा अंतः द्रव्य जालिका की, अंतः द्रव्य जालिका। क्लियर? अंतः द्रव्य जालिका, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप लोग बोलते हो, ठीक बेटा? तो आइए बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अच्छा, जो रफ्तार 1 वाले बच्चे हैं, अगर इस बैच के अंदर रफ्तार 1 वाले बच्चे हैं, उनकी क्लास होगी बेटा कल। रफ्तार 1 वाले बच्चों की मैं कल 11 बजे क्लास लगाऊंगी, ठीक है? इकोलॉजी वाली। तो आप लोगों का सिलेबस थोड़ा सा पीछे चल रहा है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप पहले कर लोगे तो रिवीजन आप पहले कर पाओगे। तो उसके लिए मैं आपकी सैटरडे में कल क्लास लगा रही हूँ, प्यारे बच्चे 11 बजे आप लोग जुड़ जाइएगा क्लास के साथ, रफ्तार 1 वाले, ठीक है? ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर? चलो, क्विज आपको एप्लीकेशन में मिलेंगी प्यारे बच्चे, एप्लीकेशन में 70 से यूनिट 30 और 50। हाँ बेटा, वही तो मैंने बताया, आपकी 50 और 30 यूनिट ही तो बताई थी 70 के अंदर। आ जाओ आगे बात करते हैं ER। बेटा इसकी खोज किसने करी थी? इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो किसने करी? तो आप लोग बताकर चलते हो कि इसकी जो डिस्कवरी करी थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वो करी थी प्यारे बच्चे, आप लोग बताकर चलेंगे किसने? पोर्टर नाम के साइंटिस्ट ने, पोर्टर, ठीक है? पोर्टर ने डिस्कवर करा था इसको, पोर्टर नाम के साइंटिस्ट ने। और मैम किस में करा था, कई बार पूछ लेता है, तो आप लोग बताते हो लीवर सेल के अंदर, लीवर सेल, यकृत कोशिकाओं में, ठीक है? यकृत कोशिका। क्लियर? अब बात करेंगे आगे कि मैम इसका भी कुछ नाम है क्या? तो हाँ भाई, ये जो ER होता है इसका भी एक नाम है। इसको आप लोग क्या कहते हो? इसका भी एक नेम है। इसको कहा जाता है कोशिका का अंतः कंकाल। इसको कहते हैं कोशिका का अंतः कंकाल, कोशिका का अंतः कंकाल, यानी एंडो न्यूक्लियस, ठीक है? इसको कहते हैं कोशिका का अंतः कंकाल। इसको कहा जाता है एंडोस्केलेटल, एंडोस्केलेटन ऑफ सेल, ठीक है? तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कोशिका का अंतः कंकाल कहते हैं। यहाँ पूरा लिख लो जिससे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है? तो ये किस नाम से जाना जाता है? अंतः कंकाल। क्यों कहते हैं? क्योंकि लगभग पूरी कोशिका के अंदर ये केंद्रक के आसपास जड़ा रहता है और पूरी कोशिका को सपोर्ट करने का काम करता है, तो इसको आप कह देते हो कोशिका का अंतः कंकाल। अब मैडम जी, ये जो अंतः द्रव्य जालिका होती है, ये कितने प्रकार की होती है आपको पूछता है। इसके प्रकार बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर में, इसके टाइप बहुत ज़्यादा आते हैं। तो बच्चा ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है रफ ER, एक आप लोग बताकर चलते हो रफ, रफ ER का मतलब तो तुम समझ ही रहे हो, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं ER को, मतलब इतना बड़ा वर्ड है तो इसलिए इसको शॉर्ट में ER बोल देते हैं। तो ये होता है रफ ER, यानी खुरदरी अंतः द्रव्य जालिका। क्या बोलते हैं? खुरदरी अंतः द्रव्य जालिका, खुरदरी अंतः द्रव्य जालिका, ठीक है? तो खुरदरी अंतः द्रव्य जालिका हो गई प्यारे बच्चे। और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है, आप लोग बताकर चलते हैं, स्मूथ ER। दूसरी कौन सी हो जाती है बच्चा? स्मूथ ER, जिसको आप लोग कहते हो कोमल अंतः द्रव्य जालिका,
जिसको आप लोग कहते हो कोमल अंतः द्रव्य जालिका। ठीक है, कोमल अंतः द्रव्य जालिका, मतलब कि ये हो जाती है आप लोगों की क्या, स्मूथ ER। ठीक है, अब मैम इन दोनों के बारे में बताओ, इन दोनों को दिखाओ, इन दोनों की लोकेशन पूछी जाती है कि कहाँ कहाँ होती हैं ये दोनों, खुरदरी अंतः द्रव्य जालिका है ना, या कोमल अंतः द्रव्य जालिका, ये सब कहाँ देखने को मिलती हैं हमें। तो आइए इनके बारे में भी अब हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है बेटा, हाँ 2 तरीके की होती है, बिल्कुल। आ जाओ आगे बात करेंगे। हाँ जी, ब्लैक डे है आज, है ना, बिल्कुल। तो अब आपको मैं अंतः द्रव्य जालिका दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखो इस तरीके से, ये है अंतः द्रव्य जालिका। कौन सी वाली, ये जो ग्रीन कलर से दिख रही है। और मैम ये क्या है, ये तुम्हारा केंद्रक है बेटा, ये तुम्हारा केंद्रक होता है, ये पूरी संरचना केंद्रक है। तो अंतः द्रव्य जालिका केंद्रक से लिपटी रहती है। तो ये भी फोटो दे सकता है आपको पेपर में, आपको कह सकता है कि बताओ यहाँ पर ये A डायग्राम दे देगा, ये B डायग्राम दे देगा, और ये C डायग्राम दे देगा, और ये D डायग्राम दे देगा पेपर के अंदर। और आपको कहेगा बताओ A क्या है, बताओ B क्या है, बताओ C क्या है, बताओ D क्या है। तो A क्या है भाई, A तो केंद्रक है, बिल्कुल सही बात हो गई, A तो केंद्रक है। ग्रुप D में बहुत ज़्यादा आते हैं ये जो क्वेश्चन होते हैं डायग्राम वाले। A तो हो गया केंद्रक, है ना। और संडे में आपकी डायग्राम वाली क्लास भी लगाती हूँ मैं यूट्यूब पर। संडे शाम 6 बजे सारे बच्चे डायग्राम वाली क्लास के साथ जुड़ जाया करो, वहां मैं ऐसे डायग्राम वाले क्वेश्चन ही करा कर आप लोगों को चल रही हूँ। ठीक है, आ जाओ। बी वाला जो डायग्राम है मैम, ये क्या है, बी अभी अभी पढ़ाया था, ये बी क्या है, न्यूक्लियोलस है, केंद्री का इसको कहा जाता है, मैंने आपको लिखाया था अभी अभी, इसको केंद्री का कहते हो, न्यूक्लियोलस। मैम सी क्या है, सी है स्मूथ ER, SER इसको कह देते हो, स्मूथ ER। और मैम डी पर देखो मोती मोती से दिख रहे हैं, ये दिख रहे, तो डी जो स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पर, ये बन गया रफ ER, रफ ER। ठीक है, स्मूथ ER और ये बन गया रफ ER। ठीक है, इस तरीके से आप लोग डायग्राम को बताते चलोगे, ऐसे आप लोगों को करना है। ठीक है बेटा, संडे में डायग्राम वाली क्लास का छोटे छोटे सेक्शन करा रही हूँ मैं आप लोगों को रिवीजन के तौर पर, या आपके फायदेमंद क्लास होगी। डायग्राम वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं ग्रुप डी में, तो संडे को शाम 6 बजे आपकी वो क्लास होती है, डेली हर संडे होती है, हर संडे। तो इस संडे भी हम लोग बात करने वाले हैं डायग्राम वाले क्वेश्चंस की, शाम 6 बजे 1 घंटे की वो क्लास होती है। उसमें मैं लगभग 10 के आसपास आपको डायग्राम वाले क्वेश्चन बताती हूँ, और उनसे और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में वो बताती हूँ। तो इस तरीके से आपका डायग्राम वाला पोर्शन उस क्लास से बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो इस क्लास के साथ जुड़ा करो प्यारे बच्चे। ठीक है, ऐसी ऐसी क्लासों के साथ जुड़ोगे तभी तो हमारे अंदर मोटिवेशन आती है, तभी तो आपके लिए नया नया कंटेंट लाएंगे। जब आप ही गायब रहोगे तो हम पढ़ाएंगे किसको, ये बताओ। तो इसीलिए जुड़ा करो क्लासों के साथ, ऐसी जो क्लास होती है आपके लिए यूट्यूब पर। और मैंने कहा रफ्तार 1 वाले बच्चों का जो सिलेबस बच रहा है उसको मैं करा रही हूँ धीरे धीरे। तो बेटा आप लोगों के लिए कल 11 बजे एक क्लास भी मैंने शेड्यूल कराई है इकोलॉजी वाली, जिसको हम कल कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, क्लियर। चलो PDF मिलेगा डायग्राम का। बेटा आपको PDF मैं नहीं दूंगी, अगर आपको PDF दे देती हूँ तो तुम PDF के पीछे रहते हो, क्लास के साथ जुड़ते ही नहीं हो, समझते नहीं हो कॉन्सेप्ट को। लाइव क्लास लिया करो, 1 घंटे की तो बात है, इसलिए मैंने क्लास को बहुत बड़ा नहीं करा है, क्योंकि बहुत बड़ी करती हूँ तो फिर बच्चा जुड़ नहीं पाता और आप थक जाते हो फिर। इसीलिए क्लास बहुत 1 घंटे की होगी सिर्फ, और उसमें 1 घंटा कब निकल गया समझते समझते पता ही नहीं चलेगा। लाइव क्लास को लिया करो। ठीक है, PDF आपको मिल जाती है, रोजगार विद अंकित जो एप्लीकेशन है वहां मिल जाएगी, बट PDF के पीछे मत रहा करो, PDF से बहुत से फैक्ट आपको क्लियर नहीं होते। लाइव क्लास लिया करो। ठीक है, चलो आओ इधर देखो। अब हमने बात करी है कि ये जो आप लोगों के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 2 होते हैं मैडम, रफ और स्मूथ। तो अब बात करते हैं कि रफ कैसा दिखेगा और स्मूथ कैसा दिखता है। तो जब आप लोग रफ ER की बात करते हैं तो रफ ER देखो बड़े ध्यान से समझना, जो रफ ER होता है वो केंद्रक के करीब होता है। जैसे देखो ये केंद्रक है और ये केंद्रक की झिल्ली है, जिसको मैं बना रही हूँ किससे बेटा, ये पिंक कलर से। ये केंद्रक की झिल्ली है भाई, ये केंद्रक की झिल्ली है। इसके पास वाले जितने भी राइबोसोम तुम्हें दिख रहे हैं, देखो ये जिन पे ये बिंदी बिंदी सी तुम्हें दिख रही है, ये रफ है। ये बिंदी बिंदी क्या है, ये बिंदी बिंदी है राइबोसोम। तो ये जो अंतः द्रव्य जालिका है ना, राइबोसोम इस पर भी चिपके हुए हैं, राइबोसोम यहाँ भी चिपके हुए हैं। तो ये देखने में खुरदरी खुरदरी लगती है। जैसे आप एक माला बनाते हो, माला जब पहनते हो तो उसमें मोती डाल दो, मोती, अब मोती में माला आपको चुभते हैं, खुदरी खुदरी लगती है माला,
है ना। वैसे ही ये जो रफ ईआर है, इसको रफ क्यों कहते हैं, इसको खुरदरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पर राइबोसोम चिपक जाते हैं आकर। तो जैसे मैं एक डायग्राम खुद बनाकर दिखाऊं आपको, मान लो ये तुम्हारा केंद्रक है, अब ये केंद्रक के आसपास ऐसे करके जो अंतःद्रव्य जालिका जुड़ी हुई है, ये इस पर ऐसे ऐसे राइबोसोम चिपक जाते हैं आकर, ये है राइबोसोम। तो ये होती है खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका। ये खुरदरी है प्यारे बच्चे, ये खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका है, रफ ईआर है। मैम तो रफ ईआर कहाँ होती है, केंद्रक के समीप होती है। ये केंद्रक है तो दिख रहा है ना, बिल्कुल केंद्रक के समीप है ये रफ ईआर। अब मान लो ये पूरी एक कोशिका है आप लोगों की, ये पूरी कोशिका है जो मैंने बनाई है, और ये कोशिका जो बनाई है जिसको मैं बना रही हूँ रेड कलर से, ये कोशिका की झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली है आप लोगों की। तो कोशिका झिल्ली के समीप अब मान लो मैंने यहाँ पर बना दिए हैं और ईआर, ये रहे देखो ऐसे ऐसे, ये रहे ईआर। तो ये क्या है, लाल वाली संरचना कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली आप पढ़ चुके हो इसको, सेल मेम्ब्रेन को। तो ये वाले स्मूथ ईआर है। ये स्मूथ क्यों है भैया, इन पर तुम्हें कहीं भी छोटी छोटी बिंदी दिख रही है राइबोसोम की, कहोगे नहीं मैम, तो ये हो जाते हैं स्मूथ ईआर। ये कोमल अंतःद्रव्य जालिका है बेटा, ये कोमल है। कोमल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कोई राइबोसोम नहीं जुड़े हुए। तो आपको पेपर में पूछेगा वो अंतःद्रव्य जालिका जिस पर राइबोसोम आकर जुड़ जाते हैं और जो केंद्रक के समीप होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं खुरदरी। और वो अंतःद्रव्य जालिका जो कोशिका झिल्ली के समीप होती है और जिस पर कोई राइबोसोम नहीं होते, नो राइबोसोम, उसको कहते हैं कोमल अंतःद्रव्य जालिका, उसको कहते हैं कोमल। ठीक है, तो चलो आओ अब लिखते हैं पॉइंट। अब पॉइंट्स को लिखना शुरू करते हैं। तो देखो अब हम लोग बात करेंगे कि खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका कहाँ होती है। तो जब हम लोग ईआर की बात करते हैं, ईआर बोले तो अंतःद्रव्य जालिका, अंतःद्रव्य जालिका। तो अंतःद्रव्य जालिका जो है, मैंने कहा इसको ईआर भी बोलते हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो होती हैं, ठीक है, दोनों के बारे में लिख लेते हैं। एक होती है रफ ईआर, रफ ईआर यानी मैं कई बार लिख चुकी हूँ हिंदी में खुरदरी, खुरदरी, ठीक है। और मैम दूसरी कौन सी होती है, तो दूसरी होती है आप बताते हो स्मूथ ईआर, दूसरी हो जाती है स्मूथ ईआर, स्मूथ ईआर यानी चिकनी या कोमल कह देते हो उसको, ठीक है, चिकनी अंतःद्रव्य जालिका। तो मैम अब दोनों के बारे में लिख दो पॉइंट्स जो हैं। तो सबसे पहले जो खुरदरी होती है ये केंद्रक के समीप होती है, याद रखना, केंद्रक के समीप होती है, केंद्रक के समीप पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है आप लोग बताएंगे, केंद्रक के समीप पाई जाती है। ये होती है नियर टू न्यूक्लियस, नियर टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के करीब होती है बेटा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, राइबोसोम पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पर क्या होते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। भाई राइबोसोम के कारण ही तो ये खुरदरी है, राइबोसोम ही तो चिपक गए हैं आकर जिससे खुरदरी लगती है। तो राइबोसोम यहाँ पर पाए जाते हैं। आप लोग बताएंगे राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम आर प्रेजेंट, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। और मैम तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये, भाई राइबोसोम पाए जाते हैं तो ये क्या काम करती है, खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका क्या काम करती है जब यहाँ राइबोसोम पाए जाते हैं बेटा, है ना। तो मैंने क्या कहा, जो खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका होती है यहाँ पर राइबोसोम है और राइबोसोम हर जगह एक ही काम करते हैं। राइबोसोम का एक ही काम, प्रोटीन निर्माण, प्रोटीन निर्माण, हर जगह प्रोटीन ही बनाते हैं। जहां भी ये राइबोसोम, देखो जैसे तुमने कई बार देखा होगा कि कोई कोई बंदे होते हैं, मैं इस बात को गलत नहीं बता रही, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, कि कई बार हम देखते हैं कि हमारे कोई दोस्त होते हैं, उन्हें जिस कभी भी किसी फंक्शन में जाना होता है एक ही ड्रेस पहन के जाते हैं, उनके पास एक ही ड्रेस है। भैया किसी के कुआं पूजन में तो वही वाला लहंगा पहन लिया, फिर किसी दूसरी शादी में वही वाला लहंगा पहन लिया, किसी तीसरी शादी में वही वाला लहंगा पहन लिया, मतलब एक जोड़ी कपड़े से सारे फंक्शन कर लेते हैं। तो मतलब कहने की बात यह कि राइबोसोम जो हैं इनको एक ही काम आता है, ये कहीं भी जाएं प्रोटीन का ही संश्लेषण करेंगे। तो जब ये आकर चिपक जाते हैं इस पर, खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका पर, तो तब भी ये क्या काम करते हैं प्यारे बच्चे, प्रोटीन का ही निर्माण करते हैं। मैसेंजर आरएनए की फुल फॉर्म होती है
आप लोग बताते हो mRNA जो होता है उसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। जब मैं आपको डीएनए आरएनए पढ़ाऊंगी ना, मैं बताऊंगी इनके टाइप भी, उनके टाइप मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो फिलहाल आपने जो चीजें पॉइंट याद करने हैं वो ये कि इसका काम पूछता है कि इसका कार्य क्या है भाई, इसका वर्क क्या होता है। तो इसका जो वर्क है वो होता है प्रोटीन संश्लेषण, इसका काम होता है प्रोटीन संश्लेषण। तो कौन सी अंत्य द्रव्य जालिका है जो प्रोटीन संश्लेषण करती है, जो कि क्या काम करती है, प्रोटीन सिंथेसिस करती है, बताओ। तो प्रोटीन सिंथेसिस तो भैया वो करेगा ना जिसके पास राइबोसोम होंगे, और राइबोसोम किसके पास है, खुरदरी अंत्य द्रव्य जालिका के पास, क्योंकि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, कहीं भी जाएं प्रोटीन ही बनाने लग जाते हैं। तो भैया जब ये अंत्य द्रव्य जालिका पर चिपक गए आकर, यहाँ भी प्रोटीन ही बना रहे हैं। तो खुरदरी अंत्य द्रव्य जालिका पर राइबोसोम है, इसीलिए ये प्रोटीन सिंथेसिस करती है ना। अब इसको कर लेते हैं एक बार। ये कहाँ होती है भाई, ये कोशिका झिल्ली के पास होती है, ये कोशिका झिल्ली के समीप होती है। कौन सी अंत्य द्रव्य जालिका कोशिका झिल्ली के समीप होती है, तो आप कहोगे कोमल अंत्य द्रव्य जालिका या चिकनी, ठीक है। तो ये कोशिका झिल्ली के समीप होती है भाई, कोशिका झिल्ली। तो बताकर चलते हैं नियर टू सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के करीब होती है। आपने पढ़ा था ना सेल मेम्ब्रेन को, तो ये सेल मेम्ब्रेन के करीब होती है। आगे बात करें मैम दूसरा पॉइंट कि ये क्या यहाँ राइबोसोम होते हैं, तो कहेंगे राइबोसोम नहीं होते। तो यहाँ राइबोसोम नहीं होते, पेपर में आता है राइबोसोम कौन सी अंत्य द्रव्य जालिका पर नहीं होते, तो बताओगे राइबोसोम नहीं होते। तो ये जो चिकनी अंत्य द्रव्य जालिका है यहाँ पर राइबोसोम नहीं होते, नो राइबोसोम। भाई यहाँ नहीं है राइबोसोम, तभी तो ये चिकनी है, तभी तो ये स्मूथ लगती है, तभी तो ये कोमल लगती है, ठीक है। तो यहाँ कोई राइबोसोम नहीं है, जो चिकनी अंत्य द्रव्य जालिका है इस पर कोई राइबोसोम नहीं है। अच्छा मैम जब यहाँ राइबोसोम नहीं है तो इसका काम क्या होता है, तो इसके फंक्शन की जब हम लोग बात करते हैं, इसका कार्य जब आपको पूछा जाएगा तो आप लोग बताकर चलते हो कि इसका जो वर्क होता है वो होता है लिपिड संश्लेषण। लिपिड होता है प्यारे बच्चे, जो फैट होता है लिपिड का संश्लेषण करती है ये क्या काम करती है, लिपिड का संश्लेषण, है ना, लिपिड सिंथेसिस करती है, लिपिड सिंथेसिस। तो इसका काम होता है लिपिड सिंथेसिस। अब बता दो मुझे, किसी भी बालक को कोई समस्या हो जो आज पढ़ाया है उससे संबंधित, तो बताओ बेटा। अभी तक हमने अंत्य द्रव्य जालिका के बारे में पढ़ा, यानी आज की क्लास में कुल मिलाकर राइबोसोम और अंत्य द्रव्य जालिका को हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। ऐसे नहीं है तो मैडम मैंने तो बेटा जस्ट एक एग्जाम्पल दिया, ये बुरी चीज़ नहीं है। अगर हमारे पास एक ही जोड़ी कपड़े तो कोई बात नहीं, हम एक ही पहनेंगे। ये तो जस्ट मैंने एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को समझाने के लिए, जिससे आपको समझाने की ये चीज़ें मिल जाएं, ठीक है। समझ में आ गई बात, आगे बढ़े अब हम, क्लियर। तो ऐसे करके आप लोगों ने चीज़ें, लिपिड होता है बेटा फैट, लिपिड को आप वसा मान सकते हो, फैट मान सकते हो, कोलेस्ट्रोल मान सकते हो। तो ये होते हैं प्यारे बच्चे आप लोगों का काम किसका, खुरदरी अंत्य द्रव्य जालिका का। तो एक बच्चे का मैंने मैसेज देखा था कि आज की क्लास बिल्कुल समझ नहीं आई। बेटा मैंने अपनी पूरी तरफ से कोशिश करी है कि आपको आज की क्लास का एक एक फैक्ट मैं समझा कर चलूँ, और बाकी की चीज़ें बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाई हैं, है ना। जैसे हमने बात करी थी केंद्रक की संरचना, केंद्रक के अंदर मैंने 3 पार्ट कल की क्लास में पढ़ा दिए, एक पार्ट बचा था न्यूक्लियोलस केंद्रिका, इसकी खोज मैंने बताई फोंटेना ने करी थी। इसका काम होता है राइबोसोम को बांधना, तो राइबोसोम यहाँ भी है, इनको बांध कर रखती है ये केंद्रक के अंदर राइबोसोम को। मैंने कहा था केंद्रक में डीएनए और आरएनए होते हैं, डीएनए और आरएनए कैसे एसिड हैं, न्यूक्लिक एसिड है ना। फिर हमने बात करी कि डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए 2 झिल्लियों से घिरा रहता है, ठीक है। समझ में आ गई बात आ जाओ आगे बात करते हैं। आगे हमने बात करी कि मैम जो राइबोसोम होता है, अगला कोशिकांग हमने पढ़ा राइबोसोम। अब राइबोसोम की खोज करी थी पेलाडे नाम के साइंटिस्ट ने, इसमें पादप कोशिका में। और ये क्या काम करते हैं या क्या नाम है इनका, इनको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन बनाते हैं, धड़ाधड़ प्रोटीन बनाते हैं भैया, ले लो प्रोटीन ले लो प्रोटीन, प्रोटीन ही बनाते रहते हैं। इनको कोशिकांगों का कोशिकांग कहते हैं, या मतलब ये दूसरे कोशिकांगों में भी होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हैं, अभी पढ़ा अंत्य द्रव्य जालिका के अंदर है, केंद्रक के अंदर है।
तो ये सब भी तो कोशिकांग ही है, इनके अंदर बैठे हुए हैं ये राइबोसोम, तो कोशिकांगों में कोशिकांग कह देते हैं इनको। और ये सर्वव्यापी कोशिकांग है, सब में होते हैं, चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिका हो यूकैरियोटिक कोशिका हो, सब में है। ठीक है, फिर हमने बात करी इनका काम क्या होता है राइबोसोम का, तो प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, है ना, सबसे छोटे कोशिकांग है। फिर मैंने कहा जंतु कोशिका का सबसे बड़ा पूछ ले तो केंद्रक, पादप कोशिका का सबसे बड़ा पूछे तो रिक्तिका वैक्यूल। फिर आपने पढ़ा कि राइबोसोम के प्रकार तो दो होते हैं, 70 और 80। 70 प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, 80 यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, पढ़ चुके हो इस पॉइंट को पहले ही। और बेटा इसमें एस का मतलब क्या होता है, सेव्ड वर्ग। सेव्ड वर्ग एक इकाई होती है जो राइबोसोम के साथ लिखी जाती है। अब राइबोसोम जो है ये दो तरीके के हैं, तो इनके अंदर भी छोटी छोटी उप इकाइयां हैं जो बनी हुई हैं, जो काम करती हैं। तो 70 की दो उप इकाई होती हैं, 50 और 30, और बेटा 80 की दो होती हैं, 60 और 40। ये बताया मैंने आप लोगों को, है ना। संडे में तो आप मॉक टेस्ट देते ही हो, और कल आपका टेस्ट है, कल आपको क्विज करनी है, वो टेस्ट ही तो है आपका। कल आप लोगों को जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो यहीं से तो दिए जाएंगे, उनको करना। फिर हमने ईआर की बात करी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःद्रव्य जालिका, जो कि पॉटर ने खोजा था, है ना, और इसको कोशिका का अंतः कंकाल कहते हैं। और बेटा ये दो तरीके का होता है, रफ और स्मूथ। रफ कैसा होता है, जो केंद्रक के पास हो, जिस पर राइबोसोम जुड़े हुए हों और जो प्रोटीन का संश्लेषण करे। और बेटा जो स्मूथ होता है ये कोशिका झिल्ली के समीप होती है, और बेटा इस पर राइबोसोम नहीं होते और ये लिपिड का संश्लेषण करती है। इतनी चीजें हमने करी है बेटा। न्यू चैप्टर करवाऊं पवन, इसको छोड़ दूं बेटा, ये बताओ, इसको छोड़ दूं क्या? अगर न्यू चैप्टर कराऊं इसको छोड़ दूं, ये बताओ। जब पेपर में आएगा इससे क्वेश्चन तो करोगे ना, इससे अच्छा तो कर ही लेते। और मैं कह रही हूँ डेफिनेटली बायो के 8 से 9 प्रश्न अगर पूछे जा रहे हैं बायोलॉजी में, डेफिनेटली एक क्वेश्चन कोशिका से आएगा। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन कोशिका से आएगा। अब आपकी शिफ्ट में कौन सा आ जाए किसी को नहीं पता बेटा, चैप्टर तो पूरा करवा के रहूंगी, पूरा करना पड़ेगा। लिपिड होते हैं फैट, लिपिड होते हैं फैट, फैट फैट, वसा, कोलेस्ट्रोल, ठीक है। और अंतःद्रव्य जालिका का डायग्राम ये है, ये केंद्रक है, ये केंद्रक से जुड़ी हुई है, रफ ईआर इसको कहते हैं। और यहाँ पर जो दूर की तरफ है ये केंद्रक झिल्ली से, ये कोशिका झिल्ली से जुड़ी हुई संरचना है जिसको कहते हो स्मूथ ईआर। ठीक है, ठीक। चलो तो अब हम चलते हैं अगली क्लास में। कल आपका सैटरडे है, सैटरडे में क्लास नहीं होती, क्विज लगाओगे 5 बजे, वो एक टेस्ट ही है, उसको लगाना, उसको देखना कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। और रफ्तार 1 वाले बच्चे 11 बजे क्लास के साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आप लोगों के लिए रात जो आरपीएफ की क्लास होती है, रात को एक प्रैक्टिस सेट होता है आरपीएफ का, जो आज रात होगा, जिसमें मैं आपको इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगी, तो उस प्रैक्टिस सेट के साथ भी जुड़ जाना, कुछ तो सीख कर जरूर जाओगे। ठीक है।